नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अंकुर क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम लोग जूलॉजी पढ़ रहे थे, जूलॉजी के अंतर्गत हम लोग शायद क्या क्या कंप्लीट कर लिया था, साइटोलॉजी कंप्लीट कर लिया। नर्वस सिस्टम हमारा चला था। नर्वस सिस्टम में मैंने माइंड मालूम हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे। ब्रेन के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने ब्रेन का जो मिड ब्रेन वाला भाग होता है, और मिड ब्रेन के बाद बात करते हैं हम लोग। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट वाला था तो पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। तो हम लोग एक्चुअल में हिंड ब्रेन पढ़ रहे थे। हालांकि जो हमारा ब्रेन है उसके 3 पार्ट हमने बांटे थे। एक हमारा था फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और एक था हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन में मैंने, हमको लगता है जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसमें हमने सेरिबेलम पढ़ा दिया था। तो सेरिबेलम जो हम पढ़ा रहे थे, सेरिबेलम मैंने आप लोगों को बताया था सेरिबेलम के फंक्शन क्या होते हैं। मतलब कि फंक्शन उसमें यह था कि जो कई सारे फंक्शन थे उसमें, जैसे ड्रिंकिंग, स्पीकिंग, ये सब चर्चा कर रहे थे हम उसमें। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का। भाई हमने अगर हम थोड़ा सा समझाएं आप लोगों को, तो बात करी थी हमने हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन को मैंने 3 पार्ट में बांटा था। एक तो हमारे पास सेरिबेलम था, इसको हमने पढ़ लिया था। एक हमने इसके 3 पार्ट बताए थे। इसका मेडुला, मेडुला ऑब्लंगाटा। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब पॉइंट को समझते हैं, इसको समझते हैं। मतलब हमने हिंड ब्रेन में जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है उसमें मैंने पढ़ा सेरिबेलम को। अब हम शुरुआत करते हैं, इस वाले पार्ट को पढ़ेंगे। इसका सब पार्ट है हिंड ब्रेन का, मेडुला ऑब्लंगेंटा। ठीक है, अब हम लोगों की हेडिंग क्या पड़ेगी? मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, अब हमको इसके बारे में पढ़ना है। क्या होता है ये, इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, ये शरीर के अंदर ये जो है ये वाइटल रिएक्शन देता है। कैसी रिएक्शन देगा? वाइटल रिएक्शंस देता है। अब एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गई, ये सर ये वाइटल क्या होता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि वाइटल जो होता है, वाइटल का मतलब क्या होता है? सेल होता है। कोशिकाओं के अंदर होने वाले रिएक्शन को कौन कंट्रोल करेगा? मेडुला ऑब्लंगेंटा कंट्रोल करेगा। मतलब जैविक क्रियाओं का नियंत्रण, इसको क्या बोलोगे? वाइटल रिएक्शन को क्या बोलोगे? जैविक क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, समझना है इस चीज को। मैंने आप लोगों को हिंड ब्रेन में मैंने बात करी थी सेरिबेलम। सेरिबेलम मैंने इसके पिछले वाला जो वीडियो है उसमें बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं मेडुला ऑब्लंगेंटा की। तो मेडुला ऑब्लंगेंटा जो है ये कैसी रिएक्शन देता है शरीर के अंदर? वाइटल रिएक्शन देता है। मतलब जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? हिंड ब्रेन का कौन सा पार्ट? मेडुला ऑब्लंगेंटा। तो पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? आपके पास हिंड ब्रेन ऑप्शन में होगा, लेकिन अगर उसने सब पार्ट पूछ लिया तो पूछ लेगा ऑब्लंगेंटा, मेडुला ऑब्लंगेंटा। ठीक है, पॉइंट समझ में आया। अब बात ये आती है कि जो ये वाइटल रिएक्शन हो रहे हैं, मैंने बताया भी है वहां पर, जो ये वाइटल रिएक्शन हो रही है, जब मैंने उसका हिंड ब्रेन के बारे में चर्चा करी तो मैंने आपको बताया था, हमने बोला था इसमें इनवॉलंटरी रिएक्शन होती है। मतलब कैसी? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। पॉइंट को समझना आप। देखो धीरे धीरे पॉइंट को समझते हैं और क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट को, एक एक शब्द को। मैंने बात करी थी मॉड्यूला ऑब्लंगेंटा। तो मॉड्यूला ऑब्लंगेंटा का मतलब ये है, ये वाइटल रिएक्शन करेगा। वाइटल रिएक्शन का मतलब जो बॉडी के अंदर जैविक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? मॉड्यूला ऑब्लंगेंटा करता है। फिर अब जो ये जैविक क्रियाएं हैं ये कैसी हैं? इनवॉलेंटरी रिएक्शन है। इनवॉलेंटरी रिएक्शन का मतलब ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? मॉड्यूला ऑब्लंगेंटा करता है।
अब बात करते हैं हम इसको, अगर हम पार्ट में बांट ले तो इनको हम दो पार्ट में बांटेंगे। एक तो हो जाती एसेसरी रिएक्शन, एसेसरी रिएक्शन। एसेसरी रिएक्शन का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। ठीक है। एक होता है वाइटल इनवॉलेंटरी, वाइटल इनवॉलेंटरी मतलब इसको बोलोगे जैविक क्रियाएं या जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। क्या बोलोगे? जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। अब देखो इनको समझते हैं, जरा आप इतना नोट कर लो, नीचे आएगा नहीं तो हम इसको फिर ऊपर लिखाते हैं, इसको साफ करके आप इतना नोट कर लो पहले। तो मैंने यहाँ पर एक लिखा एसेसरी रिएक्शन जो सहायक क्रियाएं होंगी, एक मैंने लिखाया वाइटल इनवॉलेंटरी जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है। अब हम पॉइंट वाइज समझेंगे इनको। मैंने जो ये दो पॉइंट लिखाए हैं, तो पहले हम इसको वाइटल इनवॉलेंटरी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम एसेसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है। हेडिंग डाल लेना वाइटल इनवॉलेंटरी। क्या हेडिंग डालोगे? जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है। इंग्लिश में बोलोगे वाइटल इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन। ठीक है। अब समझो इस पार्ट को। देखो अब कैसे समझते हैं इसको। मैंने आपसे बोला था कि जो हमारे वाइटल रिएक्शन होंगी, जो भी वाइटल फंक्शन होंगे, वो सब कौन करेगा? जो हमारा मेडुला ऑब्लागेंटा होता है। ये किसका सब पार्ट है? ये जो है वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। तो अब मैंने बात करी जैविक अनैच्छिक क्रियाएं, तो ये कैसी क्रियाएं होंगी? ये ऐसी रिएक्शन होंगी, ये रोज होंगी। मतलब कि ऐसी क्रियाएं जो रोज होती हैं बॉडी के अंदर। कैसे होती हैं? डेली। ये क्रियाएं कैसी होंगी? रोज होंगी, डेली होंगी। मतलब कि अगर ये अपसेंट, अगर ये एक भी दिन अपसेंट कर गई तो व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। बात को समझना। अब आप ये बोलोगे कि सर आपने तो बता दिया कि ये जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है, जैविक अनैच्छिक क्रियाएं, ये रोज होंगी, अब्सेंट हो गए तो मर जाएंगे। तो अब कौन कौन सी बॉडी के अंदर ऐसी रिएक्शन है, जो ऐसी क्रियाएं हैं जो अगर एक भी दिन, अगर एक मिनट के भी लिए रुक जाए तो हम शायद मर सकते हैं? तो सबसे पहले बात आती है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में बात आती है रेस्पायरेटरी सिस्टम। रेस्पायरेटरी सिस्टम मतलब कि श्वसन। अब समझ में आ गया होगा मैंने क्या बोला आप लोगों को। मैंने आपसे बोला ये क्रियाएं रोज होंगी। रेस्पायरेटरी सिस्टम उसका पहला एग्जाम्पल है। आप सांस है जो 24 घंटे लेते हो, सोच के देखो अगर आपकी एक दिन के लिए सांस रुक जाए तो क्या होगा? व्यक्ति मर जाएगा। तो मैंने बोला अगर ये अपसेंट हुई, अगर एक भी क्रिया इसमें से रुकी, व्यक्ति की डेथ निश्चित है। तो पहला एग्जांपल समझ में आ गया कि रेस्पायरेटरी जो सिस्टम है अगर रुका तो व्यक्ति क्या कर जाएगा? मर जाएगा। इसके बाद बात करते हैं दूसरा इसका एग्जांपल, हार्ट बीट, हृदय धड़कन। मतलब कि हृदय का धड़कना। अच्छा एक चीज और, क्या इनको हम रोक सकते हैं? अनैच्छिक है ना, ये अपनी इच्छा से हो रही हैं। इनको हमने क्या बोला था? जैविक अनैच्छिक क्रियाएं। मतलब कि वाइटल इनवॉलेंटरी रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्रिया है, क्या हम इसको अपने मन से रोक सकते हैं? ऐसा करते हैं आज हम सांस नहीं लेते, कल से लेंगे। लेके देखो, सोचने लायक ही नहीं बचोगे लेने के लिए। समझ में आया?
अब हार्ट बीट, ऐसा करो, आज बेटा तुम बहुत थक गए हो, आज तुम आराम करो, कल से तुम धड़कना शुरू होना। रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। अगर रुका, जरा सा भी रुका तो क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। अब समझ में, इन पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मतलब मेरा का मतलब हमारे शरीर का कंट्रोल इस पर नहीं है, इस पर माइंड का कंट्रोल नहीं है। माइंड बोल दे ऐसा करो, तुम यार बहुत थक चुके हो, हट भैया, और ऐसा करो, आज आराम करो, कल मिलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अगर माइंड ने उनको बोला कि भैया ऐसा करो, तुम रुक जाओ हार्ट को, तो कहेगा ठीक है हम रुके जा रहे हैं, तुम्हें नहीं पड़ जाओगे, तो दिमाग लगाने के लिए भी नहीं बचोगे। आधा ही समझ में। तो ये ऐसी चीजें हैं जो डेली होंगी, और डेली होंगी। अगर ये एब्सेंट हुई, ये रुकी, तो व्यक्ति की मृत्यु जो है वो निश्चित है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। हिंदी में क्या बोलोगे इसको? रक्तचाप या रक्त चाप ना लिखो, इसको रक्तदाब। ठीक है। ब्लड प्रेशर देखा होगा, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर घटता बढ़ता रहता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाए पूरा, ये कंट्रोल अपने हाथ में है कि देखो भैया बढ़ोगे नहीं, देखो भैया घटोगे नहीं, कंट्रोल है इस पे। मेरा अपना कंट्रोल है, अपनी बॉडी का कंट्रोल है? नहीं है। इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा मेडुला ऑब्लिगेंटा। और मेडुला ऑब्लिगेंटा ने अगर काम करना बंद कर दिया, इनको कंट्रोल करना बंद कर दिया, तो व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अब सोचो, अगर ये ब्लड प्रेशर है, ये जो है रक्तदाब है, एकदम से बढ़ जाए या एकदम से घट जाए, व्यक्ति मर सकता है। इसके बाद बात करते हैं ब्लड सर्कुलेटर की। सर्कुलेटिंग की, क्या इस पे भी हमारा मतलब कि रोक टोक है? हम अपनी इच्छा से कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लड आप यहां से लगा करके एडी तक ब्लड का सर्कुलेशन 24 घंटे चलता रहता है। अगर जरा सी ब्लॉकेज आई या जरा सा अपसेंट हुआ तो व्यक्ति मरेगा। पॉइंट समझे ये भी वाला भी, कि मैंने क्या बोला था, इसीलिए हम ये बार बार इस चीज को बार बार दोहरा रहे हैं कि जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो कितना हम लोगों के लिए क्या बोलते हैं कि हमारे जिंदगी को चलाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। माइंड का एक पार्ट है, वो पूरा का पूरा कंट्रोल करता है। तो अब उसने ब्लड सर्कुलेटिंग को भी काम कर रहा है। ब्लड सर्कुलेटिंग मतलब कि रक्त का परिसंचरण। रक्त का परिसंचरण मतलब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का पूरे अंगों तक फ्लो करना, किसका काम है? कंट्रोल कौन कर रहा है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद बात आती है, अब एक चीज और, एक पॉइंट आ जाएगा, डाइजेशन। क्या डाइजेशन अपने कंट्रोल में है? डाइजेशन, आपने कुछ खाया, वो बॉडी का काम है, वो अपने हिसाब से काम करेगी। ऐसा करो, अभी हमने खाया, जल्दी जल्दी इसको पचा लो, पचा सकते? नहीं पचा सकते। तो ऐसी चीजें जो हैं वो किस कंडीशन में आएंगी? वाइटल इनवॉलेंट्री में आएंगी। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी सुन लो। एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सी क्रिया है जिसके ना होने से, या ऐसी क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, तो आपके पास सीधा मॉडुला ऑब्लिगेंटा आंसर आना चाहिए। ठीक है। अब इनमें से पूछ लेगा, इनमें से कौन सी क्रिया का निर्धारण या नियंत्रण मॉडुला ऑब्लिगेंटा करता है। उसने पूछ लिया कि जो ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम है, इसका नियंत्रण कौन करता है, माइंड का कौन सा भाग करता है, ब्रेन का कौन सा भाग करता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मेडुला ऑब्लिगेंटा। अब पॉइंट समझ में आया? मतलब ये सारे लिखे हुए हैं, इनसे सबसे क्वेश्चन बन सकता है। हमारे श्वसन को कौन कंट्रोल करता है? ये श्वसन में कंट्रोलिंग का पावर कौन अदा करता है? माइंड का या ब्रेन का कौन सा भाग करता है? ये शरीर का कौन सा अंग करता है? आपके दिमाग में तुरंत ऑब्लिगेंटा जाना चाहिए। ठीक है, हटा रहा है इसको अब हम। अब मैंने बोला था सहायक क्रियाएं। अगला इसके दो पार्ट बांटे थे, एक पार्ट अपने पढ़ा दिया, दूसरे पार्ट की बात करते हैं, सहायक क्रियाएं। अब ये कौन सी चीजें होती हैं? इसको हम बोलते थे एसेसरी रिएक्शन। आर एक्शन का मतलब रिएक्शन ही होता है।
ठीक है। अब देखो चीजों को समझो। अब ये सहायक क्रियाएं क्या होती हैं? काम तो किसका है? मेडुला ऑब्लिगेंटा का ही है, लेकिन ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये रोज नहीं होती हैं। क्या लिखोगे? ये रोज नहीं होती हैं। तो फिर कब कब होती हैं सर? अब बताओ आप। ये क्रियाएं कैसी हैं? ये रोज नहीं होंगी। ठीक, वहां पे वो रोज हो रही थी क्रियाएं, यहाँ पे ये क्रियाएं रोज नहीं होंगी। और अगर ये अब्सेंट हैं तब भी डेथ नहीं होगी। मतलब कि मृत्यु नहीं होगी व्यक्ति की, अगर ये क्रियाएं नहीं भी हों तब भी। अब ऐसी कौन सी शरीर में ऐसी क्रियाएं हैं जो नहीं हो रही है, जिनकी रिएक्शन नहीं हो रही, फिर भी व्यक्ति सही है, सलामत है, अच्छा है? एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले बात आती है, आपने नाम सुना होगा हिक्कप। क्या होता है? हिचकी। क्या हिचकी नहीं आती? हम मर जाते हैं? क्या हिचकी रोज रोज आती है? नहीं आती है। लाइट से करो जरा। ठीक है, ये पॉइंट समझ में, पहला पॉइंट समझ में आया। ये जो है ये अब्सेंट होगी तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, और ये रोज भी नहीं होती। इसकी हमको रोज नहीं आती। देखा हम लोगों ने सुना होगा कोई याद करता है तो हिचकी आती, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। इसका दूर दूर तक लेना देना नहीं कि कोई हमको याद कर रहा तो हिचकी आ रही है। सरासर ये गलत है। हम लोगों का एक समाज में चलता है कि हाँ कोई तुमको याद कर रहा है तभी तुमको हिचकी आ रही है। ये एक शरीर की एक एसेसरी रिएक्शन है। ठीक है, इसका काम है हिचकी। अब दूसरी बात करते हैं स्नोरिंग की। अब स्नोरिंग माने क्या होता है? स्नोरिंग माने होता है कि खर्राटे लेना। खर्राटे रोज रोज आते हैं? नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। लेकिन कुछ लोगों को एक एज के बाद में खर्राटे आने ही शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, जो उनका जो नाल होती है यहाँ की, जो, तो वो क्या करती है, वो थोड़ा लंबी हो जाती है, तो वो जो सांस नली में लड़खड़ा ऐसे से लड़ती रहती है, तो वह व्यक्ति खर्राटे बजाता है। मतलब खुद तो सोता है लेकिन सामने बगल वाले को सोने नहीं देता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, स्नोरिंग समझ में आ गया। इसके बाद स्नीजिंग। स्नीजिंग समझ गए होगे? क्या स्नीजिंग, स्नीजिंग छींकना, रोज रोज तो छींक आती नहीं है, लेकिन आती है। अगर नहीं भी आ रही तो व्यक्ति मरेगा नहीं, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर। इसके बाद बर्पिंग, BURPING। बर्पिंग माने होता है डकार। खूब खा पी लो, इसके बाद डकार आती है। तो जो डकार है, बर्पिंग है, ये भी कैसी, ये रोज नहीं आती है। खा पी लो तो दिन भर में एक बार आ जाए, दवाई बहन करे खाने के बाद भी। तो ये भी किसके अंदर है? सहायक है, एसेसरी रिएक्शन है बॉडी की, बट इसका कोई मतलब कि रोज नहीं होगी, और इसके ना होने से मृत्यु भी नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं फार्ट। तुम लोग कहोगे फार्ट क्या होता है? फार्ट मतलब जो गैस पास करते हैं लोग, गैस पास करना। ठीक है, इसके बाद में इसी के अंतर्गत आ जाता है कोल्ड। ठीक है, कफ। ये पॉइंट समझ में आया? मतलब कि आपको खांसी जुकाम जो है रोज तो होता नहीं है, लेकिन हो जाता है। पॉइंट समझ में आया ये वाला भी? तो मेडुला ऑब्लिगेंटा को मैंने दो पार्ट में बांटा। दो पार्ट का मतलब ये होगा, एक मैंने बांटा था वाइटल रिएक्शन। वाइटल रिएक्शन में वो रोज होंगी क्रियाएं, और अगर वो रुकी, एब्सेंट हुई, तो व्यक्ति मरेगा, निश्चित है। आप खुद ही सोच लो, अगर थोड़ी देर के लिए हार्ट अपना कहते ऐसा करो, हम बहुत थक गए हैं, हम आज पंपिंग करेंगे ही नहीं, व्यक्ति मर जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं करोगे, मतलब आप श्वसन की क्रिया नहीं करोगे, तब भी आपकी निश्चित मृत्यु निश्चित है। इसके बाद में आपका अगर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ तब भी आपकी मृत्यु निश्चित है। उस वाले पार्ट में वाइटल रिएक्शन में
अगर वाइटल इनवॉल्यूंटरी रिएक्शन में अगर जरा सी भी मिस्टेक हुई, किसी ने भी अपना काम करना छोड़ा, तो व्यक्ति अपनी जिंदगी छोड़ देगा। इसमें क्या है, सहायक क्रियाओं में जो एसेसरी रिएक्शन है ये रोज नहीं होती है, अब्सेंट होती है, डेथ मृत्यु नहीं होगी इसमें। इसमें सबसे पहले एग्जांपल हमने लिया था हिक्कप का। हिक्कप का मतलब हिचकी। अगर आपको हिचकी आती भी है नहीं भी आती है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। स्नोरिंग, कोई व्यक्ति खर्राटे लेता है, किसी कोई खर्राटे लेता ही नहीं है। फिर स्नीजिंग, छींकना स्वाभाविक क्रिया है, ठीक है। फिर बर्पिंग, डकार आकार लेना, हम लोग जब खाते पीते तो डकार आती है। हार्ट की बात करते हैं, जब हम लोग खाते पीते हैं तो गैस पास करना बोलते हैं। कोल्ड एंड कफ, ये भी किसके अंतर्गत आता है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो हमारे खर्राटे हैं, हिचकी है या खांसी जुकाम है, ये मस्तिष्क का कौन सा भाग कंट्रोल करता है। या ये पूछ लेते हैं ये कैसी रिएक्शन है, ये शरीर की कैसी क्रियाएं हैं, सहायक क्रिया है या जैविक क्रिया है। तो जैविक क्रिया वो होगी जो शरीर में, आप ऐसे समझ लो, जैविक क्रिया को ऐसे समझो, अगर जैविक क्रिया शरीर के अंदर नहीं हुई तो व्यक्ति निश्चित मरेगा। सहायक क्रिया में व्यक्ति मरेगा नहीं। तो ऐसी कौन सी, हम लोग ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं। हम सबको पता होता है कि हमारा जो हार्ट है अगर जरा सी भी देर के लिए अगर रुक गया, हम सो रहे हैं तब भी उसका काम चल रहा है, हम सो रहे हैं तब भी हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा ब्लड फ्लो है वो चल रहा है। सर से लगा करके, यहाँ के पॉइंट से लगा करके एड़ी का जो पैर होता है वहां की नोक तक ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है 24 घंटे। हम सो रहे हैं, हम लेटे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन बॉडी अपना वो काम कर रही है। श्वसन हमारा चलता ही रहता है, श्वसन हम रोक नहीं सकते। अब आपको तो जबरदस्ती रोकने के लिए हम 1 मिनट रोक ले, 2 मिनट, वो एक आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। माइंड आपका तब भी कहता है कि कंट्रोल ना करिए नहीं तो निपट जाओगे। आपका माइंड बोलता है कि हम रोक दें, चलो रोके रहो, कल भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप उस क्रिया को रोक रहे हो। माइंड माइंड के आपने कहा, माइंड से आपने कहा कि हम इसको रोक लेते हैं, तो माइंड अगर रोक लो, अच्छा देखते हैं कितनी देर रोकोगे। वही तो बोले कितनी देर रोको, तो आप कितनी देर रोक सकते हो, ज्यादा 1 मिनट, कोई भाई ज्यादा सेंसा होगा, ज्यादा थोड़ा पावरफुल होगा 1.5-2 मिनट, ज्यादा तो रोक नहीं सकता। तो वो क्रिया आप उसकी रोक नहीं सकते श्वसन की। अब श्वसन तो सर हम रोक लेते हैं, श्वसन आप रोक नहीं रहे हो। 24 घंटे चलने वाली निरंतर क्रिया आप श्वसन रोक, इसको रोकना बोलते हैं। ऐसा करो, श्वसन आज नहीं करेंगे कल करेंगे हम, समझ में आया, तो दिक्कत आएगी। क्यों आप, अच्छा श्वसन चल रहा है, अब कहोगे सर हमने तो सांस रोक ली थी। सांस रोक ली, आपने ऑक्सीजन अंदर ली, तब तक वो बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है, तब तक तो आप पर कुछ नहीं है। ज्यादा देर मुंह बंद कर दो, भाई क्या होता है, कोई व्यक्ति है उसका मुंह नाक बंद कर दो, देखो ना मर जाए, निपट जाएगा। क्यों, उसकी आप क्रिया में अपसेंट करोगे, उसमें बाधा डालोगे, तो वो व्यक्ति मरेगा, डेथ निश्चित है उसकी। ठीक है, अब इतना पॉइंट नोट कर लो। तो हमारा यहाँ से एक पॉइंट सेरिबेलम हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, आज हमने मॉड्यूला ऑब्लिगेंटा भी पढ़ लिया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है इसी का, इसका एक और जो थर्ड पार्ट था वो हमें पढ़ाना है, इसको नोट करो फिर बताएं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट में, सेरिबेलम, मेडुला। अब अगला जो तीसरा है वो पॉन्स वेरोलाई। अब हमको ये वाला पार्ट पढ़ना है। तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए, मैंने लिखाए थे आपको, जो सेरिबेलम पढ़ लिया, मेडुला ऑब्लिगेंटा पढ़ लिया, पॉन्स वेरोलाई पढ़ लिया। अब जरा हम बात करते हैं पॉन्स वेरोलाई। अब हमारी हेडिंग क्या पड़ेगी, पॉन्स वेरोलाई। वेरोलाई, अब इसको समझते हैं। तो ये होता क्या है, मार्कर कहाँ गया, तो पॉन्स वेरोलाई होता क्या। मान लो शरीर के अंदर, अरे अभी शरीर को नहीं, अभी देखो ऐसे एग्जांपल समाते हैं जनरल। मान लो ये पोस्ट ऑफिस है, क्या है, पोस्ट ऑफिस। इस पोस्ट ऑफिस का नाम है पॉन्स वेरोलाई। अब पोस्ट ऑफिस में मान लो कोई व्यक्ति रह रहा है कानपुर में, यहाँ एक लड़का है वो रहता है कानपुर में, क्लियर। अब वो कानपुर से एक चिट्ठी लिखता है और यहाँ पे डालता है। अब यहाँ से जो चिट्ठी है डाकघर से
डाकघर से चिट्ठी कौन ले जाएगा? डाकिया ले जाएगा। और डाकिया, और इसने लिखा कहाँ के लिए था? इसने लिखा था मान लो लखनऊ के लिए। तो हम समझाना क्या चाहते हैं? हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि जो पॉन्स वेरोलाई है वो क्या करता है, एक तरफ से जानकारी लेता है और दूसरी तरफ वो जानकारी पहुंचाता है। और ये पॉन्स वेरोलाई किसका काम करता है? डाकघर का काम करता है। ये पॉइंट समझाने वाले थे, आज समझ पाए? मतलब कि मेरा कहने का मतलब है पॉन्स वेरोलाई एक बीच में ऐसी चीज है जो यहाँ की क्रिया हो रही है उस क्रिया को यहाँ तक पहुंचाना। भाई जैसे पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है कि ये लड़का इस कानपुर से इस लेटर को यहाँ डालता है और ये लेटर चला जाता है लखनऊ। बात को समझ गए? तो शरीर में होने वाली ऐसी क्रियाएं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाए और उसको कंट्रोल या उसको जाने या मैसेज करने का काम कौन करेगा? जिस तरीके से पोस्ट ऑफिस में डाकिया होता है उस तरीके से पॉन्स वेरोलाई जो है वो काम करता है, एक तरीके से डाकिए का। अभी पॉइंट समझ में आ गया हो? जरा डायग्राम बनाओ अब तक। बना लिया? देखो अब कैसे करते हैं इसको, समझते हैं। मैंने अभी ये डायग्राम बनाया था तो मैंने बोला था ये क्या है? पॉन्स वेरोलाई। ठीक। अब मैंने बोला था कि जो इधर की रिएक्शन है, इधर का काम है, माइंड को मैसेज ये करेगा। इधर कोई चीज भेजते हैं हम, मतलब हमने कानपुर से चिट्ठी भेजी थी लखनऊ के लिए, इधर की जानकारी इधर इसको मिली और देने वाला कौन? पॉन्स वेरोलाई। ठीक। जैसे कि चिट्ठी को कौन भेजता है? डाकिया भेजता है। मान लो स्किन, हम पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं स्किन का। इसका स्किन माने क्या होता है? त्वचा होता है। तो अब बात ये आती है कि जो अगर मान लो स्किन है, स्किन पे हम तुम्हारे कंटाप मारे बहुत तेज तमाचा दे दें, अब जब हमारे तमाचा पड़ा तो स्किन पे पड़ा, अब स्किन पे पड़ने के बाद में ये मैसेज किसके पास जाएगा? तो हर उसका अलग अलग होता है। जैसे हमने अगर कोई हरकत करी स्किन के पास तो ये जाता है फॉरहेड के पास। ये मैसेज किसके पास गया? फॉरहेड के पास, कि हमको स्किन पे क्या पड़ा है? तमाचा पड़ा। या फॉर ब्रेन बोल सकते हो इसको, फॉरहेड ना बोल करके क्या बोलो? फॉर ब्रेन बोलो। फॉर ब्रेन का मतलब अग्र मस्तिष्क। पॉइंट समझ में आया होगा कि अगर हम स्किन में कुछ करते हैं तो स्किन से मैसेज जो लेके जाएगा, जो मैसेज जिसके पास पहुंचेगा वो कौन है? अग्र मस्तिष्क है हमारा। पॉइंट समझ में आया? अब बात करते हैं, जैसे बात करें आई और ईयर की। अगर कुछ कान में प्रॉब्लम या आंख में कोई मैसेज आया, कोई दिक्कत हुई, कुछ भी है, तो ये मस्तिष्क के किस भाग के पास जाता है? स्किन तो चली गई फॉर ब्रेन के पास, आई और ईयर जाता है मिड ब्रेन के पास। किसके पास जाएगा? मिड ब्रेन के पास। ठीक इसी तरीके से बात करें अगर हार्ट की, जो हमारा हार्ट है, हार्ट किसके पास जाएगा? आपको हमने इतना पढ़ा दिया अभी तक यहाँ तक कि आपको चीजें समझ में आ गई। हार्ट जो होता है वो मसल्स होता है, मसल को कौन कंट्रोल करता है? हिंड ब्रेन। ठीक। पॉइंट समझ में आया? तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? हिंड ब्रेन। मतलब कहने का ये है कि हमारी बॉडी के अंदर माइंड के पास मैसेज पहुंचाने के लिए अलग अलग तरीके का अलग अलग काम है। जैसे कोई आंख में दिक्कत है, कान में कोई है, तो उसको आंख या कान को कंट्रोल कौन कर रहा है? मिड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क से कोई मतलब नहीं है।
अब हमारे बात आती है जैसे हृदय की बात करें तो हृदय की जितनी भी कंट्रोलिंग या हृदय के पास जितना भी वर्क है वो कौन करता है? हिंड ब्रेन करता है। बात समझ में आई? स्किन को कौन कर रहा है? अग्र मस्तिष्क कर रहा है। मतलब स्किन में हमारे सुई लग गई या स्किन में कोई दिक्कत हो गई या हम आपको मान लो अगर हम गाल पे तमाचा मारे तो ये मैसेज किसके पास पहुंचेगा? फोर ब्रेन के पास, अग्र मस्तिष्क के पास। नोट करो इतना। तो अब बात ये आती पॉन्स वेरोलाई की डिफिनेशन की बात करें। ये तो अभी हमने ऐसे नॉर्मल बताया था, इसको पॉन्स वेरोलाई से जोड़ मत जोड़ना। इसका संबंध लगा हमने ऐसे नॉर्मल बताया आपको कि जो स्किन का जो कोई भी एक्टिविटी है, स्किन में कोई अगर है तो वो स्किन का मैसेज किस ऐसे समझो, जो हमारी त्वचा है उसका जो जानकारी या मैसेज किसके पास जाता है? अग्र मस्तिष्क के पास में। कान और आंख का मध्य मस्तिष्क। जो हमारा हृदय है उसका किसके पास जाता है? पश्चिम मस्तिष्क के पास जाएगा। एक लिखो, इट कनेक्ट्स बॉडी ऑर्गन टू द ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पॉन्स वेरोलाई, ये डेफिनेशन समझना, यह हमारे शरीर के सभी अंगों के, ये सभी ऑर्गन्स को दिमाग से जोड़ने का काम करता है। कौन? पॉन्स वेरोलाई। हिंदी में क्या लिखोगे? यह है हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को दिमाग के हिस्सों से जोड़ने का काम करता है। समझ पाए? नहीं समझ पाए? देखो, पॉन्स वेरोलाई मैंने आपको ये 3 एग्जांपल लिखवा दिए थे, एग्जांपल की तरफ से समझाया था। पॉन्स वेरोलाई जो है उसका सिर्फ और सिर्फ यही काम है कि शरीर के विभिन्न अंगों को, मतलब कि जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको मस्तिष्क के जो भी भाग हैं, सब पार्ट्स हैं, उनमें जोड़ने का काम करता है, उनमें मैसेज देने का काम करता है। पॉइंट क्लियर होगा? नोट कर लो इसको। और हमारा हिंड ब्रेन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है? तो हिंड ब्रेन के मैंने सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स वेरोलाई पढ़ लिया। पॉन्स वेरोलाई का काम क्या है कि कोई भी अंग का, कोई भी ऑर्गन का मैसेज मस्तिष्क तक, दूसरे तक पहुंचाना। तो हम लोगों ने हिंड ब्रेन को पढ़ लिया। हिंड ब्रेन में मैंने क्या क्या पढ़ाया आपको? सेरिबेलम पढ़ाया, मेडुला ऑब्लांगेटा पढ़ाया, पॉन्स वेरोलाई पढ़ाई। पॉन्स वेरोलाई का काम क्या था? सिर्फ स्किन के, मतलब कि बॉडी के ऑर्गन से मैसेज लेकर कहाँ तक पहुंचाना? मस्तिष्क के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, जो भी ब्रेन के सब पार्ट्स हैं। ठीक है? अब हमारा जो अगला पॉइंट होगा, ब्रेन का जो अगला भाग है वो हमारा आता है मिड ब्रेन। कौन आएगा अब? मिड ब्रेन। इसको हम लोग बोलते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क। अब इसको समझते हैं जरा, देखो क्या होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है? मैंने आप लोगों को बोला था जो हमारा ये मिड ब्रेन है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन होता है। कैसा होता है?
स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मतलब कि मध्य मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, क्या बोलोगे इसको? मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग, यही तो हुआ। ब्रेन का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट कौन है? मिड ब्रेन है। अब बात करते हैं इसका काम क्या है, ये कैसे कैसे काम करेगा। इसका काम बस यही है, सेंसरी ऑर्गन्स है। कैसा ऑर्गन है? सेंसरी ऑर्गन है। ऑर्गन्स, ऑर्गन लिखो, सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन का मतलब ये संवेदी अंग है। तो समझे, जरा नोट करो इसको। हमने क्या बताया? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क का सबसे छोटा हिस्सा होता है, सेंसरी ऑर्गन्स है। सेंसरी ऑर्गन्स का मतलब ये हुआ, आप लोग ऐसे समझते कर सकते हो इसको, इसका काम है सिर्फ सेंस, महसूस करना। ठीक, अच्छा एक चीज बताओ, आप लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि सेंसरी ऑर्गन्स होते कितने हैं हमारे बॉडी में? 5 होते हैं सेंसरी ऑर्गन। कौन कौन से? अगर सबसे पहले बात करें हम लोग आई की, आई का काम क्या है? आई का काम क्या है? देखना। इसके बाद ईयर का काम क्या है? सुनना। इसके बाद किसकी बात करते हैं? और सेंसरी ऑर्गन सोचो जरा कौन कौन हो सकता है। नोज है, नोज का काम क्या होता है? नोज का सेंसरी ऑर्गन स्मेल। भाई नाक जो है वो गंध महसूस करती है। अब गंध किसी भी, खुशबू है, बदबू है, हर तरीके का है, हर तरीके की सुगंध आती है। कुछ हमें सुगंध अच्छी लगती हैं, तो ये डिसाइड कौन करता है? मिड ब्रेन करता है। डिस्कास्टिंग, छी क्या करते हो? ऐसे करते हो ना। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारा ब्रेन बता रहा है कि बदबू जो है वो गंदी है, स्मेल जो अच्छी नहीं है। और वही बढ़िया सा कोई एक परफ्यूम लगा, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है यार इसकी, बताओ हम भी लगाएंगे इसको। तो ये कौन डिसाइड करता है? नोज। ये भी एक सेंस है, ठीक है। फिर टंग, टंग का काम क्या है? सेंसरी ऑर्गन टेस्ट, स्वाद पता करते हो आप लोग बहुत ज्यादा, बतासे मिल जाते, देखो पानी आ जाता मुंह में। इसके बाद बात करते हैं स्किन की। ये भी कैसा ऑर्गन है? ये भी कैसा ऑर्गन है? ये भी सेंसरी ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि अगर कोई पेन है, पेन हो गया, गर्म है, हीट है, या कोल्ड है, ये सेंसरी ऑर्गन हो गया। इसको बोला जाता है, ये जो है ये सबसे बड़ा ऑर्गन है शरीर का, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन होता है बॉडी का? स्किन होती है। ये पॉइंट समझ में आया। लेकिन बात करते हैं हम कि जो हमारा मिड, क्या ये सारे सारे पार्ट मिड ब्रेन करेगा? नहीं करेगा। मिड ब्रेन सिर्फ इनको सेंस देता है, समझना इस पार्ट को। तो नंबर 1, नंबर 2, ये चीज अलग हो गई। सेंसरी ऑर्गन्स ये भी तो हैं, हमने बता तो दिया सेंसरी ऑर्गन्स। बट जो मिड ब्रेन है हमारा, उसका काम क्या है? इसको ऐसे लिख सकते हो कि मिड ब्रेन, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए, क्योंकि मैंने तो लिखवा तो 5 दिए, और मैंने यहाँ पे बोला भी है कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है वो 5 होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन 5 है, तो आपने 5 करवा दिए, लेकिन इनमें तो मिड ब्रेन होता नहीं। मान लो एग्जाम में फंसा दिया आपको कि नोज जो है वो कैसा ऑर्गन है, तो आप कहोगे सर ने तो सेंसरी ऑर्गन बताया था, बट सेंसरी ऑर्गन नहीं है। तो सेंसरी ऑर्गन कौन आएगा? आई और ईयर। मतलब जिसको मिड ब्रेन कंट्रोल करेगा वो दो ही ये हैं। तो मिड ब्रेन इन दोनों का काम करता है। मतलब कि जो हमारा मध्य मस्तिष्क है, मिड ब्रेन है,
वो सिर्फ इन दोनों का ही काम करेगा। ठीक है, होता नहीं है आंखों में तेरी सूरत बसी है, सेंस नहीं है, ये सेंस नहीं होता है, ये कवि की कल्पनाएं होती हैं। ठीक है, आंखों में तुम्हें बसा लूंगा, नहीं बसा सकते, जरा सा तिनका चला जाता तो आंसू निकलने लगते हैं, तो सारी चीजें हैं। ठीक है, इतना नोट करो। लेकिन आपको एक चीज और बता दें, यहाँ पर ये छूट रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इन ये दोनों क्रियाएं जहां पर होती हैं, मतलब ये मिड ब्रेन है, ये दोनों क्रियाएं जहां पर होती हैं, ये एग्जाम में पूछा तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्री, ये क्वाड्री लिखो, क्वाड्रीमिना, क्या बोलोगे? क्वाड्रीमिना। पॉइंट समझना यहाँ पे, मतलब कि आई और ईयर, इन पर मिड ब्रेन काम करता है, लेकिन जहां पर ये क्रिया हो रही है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रीमिना। ये पॉइंट यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये लिख सकते हो, ये दोनों क्रियाएं इस भाग पे होती हैं, यह दोनों क्रियाएं इसी भाग पर होती है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया ये वाला? मतलब कि जो हमारा आई और ईयर है, इनका जो मिड ब्रेन का कंटेक्ट है, या जो सेंस दिखाती है, सेंस जो हमें महसूस कराती है, उन सब की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? कॉर्पोरा क्वाड्रीमिना, या इसको क्वाड्रीमिना बोलोगे। कॉर्पोरा अगर हिंदी में बोलोगे तो कैसे लिखोगे? कॉर्पोरा क्वाड्रीमिना। ठीक है, तो अब हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए। हमने हिंड ब्रेन पढ़ लिया, मिड ब्रेन पढ़ लिया, दोनों का हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं। तो आप वीडियो देख सकते हो, देख करके आप लोग कमेंट कर सकते हो कि मैं वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी जो हम दे रहे हैं कैसी लग रही है, आप लोग हमको बता सकते हो, आप लोग कमेंट कर सकते हो ये जानकारी कैसी है। और एक चीज और है, अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देखते हो तो हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा और इससे अलग पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जो भी इस वीडियो को देखता है मेरे, आप इसको देखने के बाद में आप कोई भी एग्जाम, हम कोई पर्टिकुलर एक एग्जाम को बता नहीं रहे कि टारगेट कर रहा हूँ, नहीं हम एसएससी को टारगेट कर रहा हूँ, हम एज ए इसको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और आप इसको पढ़ने के बाद में वनडे एग्जाम कोई भी हो, आप उसमें आप बैठ करके आप ये क्वेश्चन देख सकते हो और लगा सकते हो इनको। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, ये जो इस तरीके से जो कंटेंट बताया जाता है या बनाया जाता है, वो आपको समझ में आ रहा होगा, और हम कोशिश करेंगे इसको और बेहतर से बेहतर करने की। ठीक है, और आज के लिए इतना काफ़ी है। अब अगला जो वीडियो हमारा होगा वो होगा फॉर ब्रेन का, तो हम उसको जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।